अब हम लोग आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला तो हम लोग नाम याद करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से नाम दिए गए हैं, और दूसरा इसका फंक्शनिंग कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो ये तो बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, तो हो सकता है मैं इसे 2 पार्ट में कर दूं, तो आप दोनों भागों को देखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए यही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो अभी एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये मैं आपको तुरंत बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग नाम देख लेते हैं, जो कि नाम हम लोग को जानने हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया आपका माउथ। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, माउथ। उसके बाद माउथ के बाद आप देख सकते हैं ये पाइप, जिसे हम लोग कहेंगे एसोफेगस। क्या नाम हो गया, एसोफेगस। पहला क्या हो गया, माउथ, फिर आ गया एसोफेगस। इसके बाद आ गया स्टमक, यहाँ फिर क्या आ गया आपका स्टमक, और उसके बाद आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए ये क्या है, सब स्मॉल इंटेस्टाइन का ये माफ करिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। और उसके बाद आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये देख सकते हैं ये कौन सा भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक रफ मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम लोग को कहाँ से शुरू करना है, हम लोग को शुरू करना है माउथ। पहला क्या गया, माउथ, जो एनसीईआरटी में वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा नाम है एसोफेगस, दूसरा क्या नाम हो गया, एसोफेगस। तीसरा हो गया स्टमक, तीसरा क्या हो गया, स्टमक। और चौथा यहाँ देख सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा नाम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में ये एनस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको पार्ट बताया, मैंने जो आपको पार्ट बताया वह बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो अब आइए अब हम लोग जान ही लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल आप देख सकते हैं माउथ से लेके एनस तक, ये देख सकते हैं आप, एक कंटिन्यूअस पाइप के जैसा रचना, ये देख रहे हैं आप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो थोड़ी देर में मैं आपको लिखा देता हूँ। तो आप एलिमेंट्री कैनाल समझ रहे हैं, माउथ हो गया, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस इस प्रकार से क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस, आप देख सकते हैं कि ये है एक कंटिन्यूअस पाथ हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो और कुछ नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ और नाम देख सकते हैं, जैसे कि ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको, फिर आपको ये लिवर दिख रहा है, बाइल डक्ट दिख रहा है, पैनक्रियास दिख रहा है। ये सारे नाम भी हम लोगों को जानने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ नाम तो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, मैं बता देता हूँ आपको। अब तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर बोले डाइजेस्टिव सिस्टम में है, उसमें पहले तो ये जो मैंने पार्ट्स बताए ये आपको जानना है, और दूसरा होता है ग्लैंड्स का नाम आपको जानना है। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला माउथ में आता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये पहला हो गया। ठीक है, फिर आपका स्टमक में आपको पढ़ना है, पहला क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड। फिर दूसरा स्टमक में पढ़ना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पहले तो हम लोग नाम सारा देख लेते हैं। फिर तीसरा आपको लीवर पढ़ना है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया। फिर चौथा हो गया आपका पैनक्रियास, और पांचवा आपका हो गया इंटेस्टिनल ग्लैंड। चलिए, तो ये 5 ग्लैंड्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ है। तो देखिए सबसे पहला माउथ में क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ हो गया, माउथ में। फिर स्टमक में क्या हो गया आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ हो गया, स्टमक में, ये देखिए स्टमक है। फिर आ गया आपका लीवर, लीवर भी क्या है, एक ग्लैंड है। फिर क्या आ गया, पैनक्रियास, ये देखिए ये भाग क्या होता है, पैनक्रियास। और उसके बाद आ जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये इंटेस्टाइन में कौन ग्लैंड पाए जाते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बताया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले तो आप एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को याद कर लें, उसके बाद आप सारे ग्लैंड्स को याद कर लें, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में, लीवर आप देख सकते हैं यहाँ लीवर, पैनक्रियास यहाँ आप देख सकते हैं यह पैनक्रियास, और इंटेस्टिनल ग्लैंड इंटेस्टाइन में। इतना बात आप जान गए। अब एक दो नाम और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और आप नाम देख सकते हैं यहाँ पे बाइल डक्ट एक नाम दिख रहा है, और एक दिख रहा है गॉल ब्लैडर। तो ये 2 नाम एक्स्ट्रा हो गए, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। ये अपेंडिक्स दिख रहा है, ठीक है, तो ये अपेंडिक्स का तो कोई यूज नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लेकिन यहाँ पे बाइल डक्ट, ये देखिए ये है बाइल डक्ट एक नाम, और एक क्या हो गया, गॉल ब्लैडर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम पहले तो नाम याद कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद हम लोग फंक्शन को पढ़ते हैं, एक एक स्टेप हम लोग को पढ़ना होता है, एक ही साथ सारी चीजों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इतना आप लोगों ने नाम देख लिया, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फंक्शन क्या है। आखिर जो मैंने ग्लैंड्स बताया तो वो ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। स्टमक बताया वो क्या फंक्शन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या फंक्शन करता है, बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, क्या फंक्शन है इसका। तो वही 2 स्टेप हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला है नेम पढ़ लिया, और दूसरा क्या पढ़ लेंगे आप, फंक्शन। तो चलिए एक एक चीज अब आप देखते जाते हैं, एकदम शुरुआत से पढ़ते हैं, और फिर हम लोग आगे बात करते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए
चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए आगे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो भी प्रश्न हम लोगों का बेस है कि हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है, प्रत्येक लाइंस को पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। तो सबसे पहला ही प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आप इस प्रश्न को लिख लें और इसका आंसर भी कर लें। द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ट्यूब लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करता है माउथ से एनस तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स एंड स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह इसका नाम भी अलग अलग है और फंक्शन भी अलग अलग है। यहाँ नाम है इसका माउथ, तो यहाँ नाम है स्टमक, और दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। चलिए, तो जब हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग फंक्शन क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आपको जानना होगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, डाइजेशन। तो सबसे पहला चीज तो यही आप समझना होगा, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके पहले आपको समझना होगा अच्छी तरीके से कि डाइजेशन आखिर कहते किसे हैं, तभी अब आप आगे पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं हेल्प बुक की मदद लूंगा, तो आप उससे आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में यदि लाइन बाय लाइन पढ़ते गया तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें तो समझ में नहीं आएगी, बस एक रीडिंग टाइप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ और अच्छी तरीके से इसको समझना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा हेल्प बुक का मदद लिया है, तो आप यहाँ से सारी बातों को समझ सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से मैं इसे बता रहा हूँ आपको, तुरंत आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहला चीज, आप भोजन में क्या लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स लेते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में आप क्या ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स अपने सिंपलर फॉर्म में है जिससे कि हम अपने बॉडी में एनर्जी को प्राप्त कर सके, तो आंसर है नहीं। यदि आप चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिल जाए डायरेक्ट उसी फॉर्म में, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। प्रोटीन आप चाहते हैं, सोच रहे होंगे कि प्रोटीन यदि उसी फॉर्म में एनर्जी मिल जाए, तो आंसर है नहीं मिलेगा। फैट्स यदि आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप फैट ले रहे हैं और उसी फॉर्म में आपको एनर्जी मिल जाए, तो क्या आपको एनर्जी मिलेगा, आंसर है नहीं। चलिए मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। आप जान रहे हैं कि फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, तो क्या आप मान लीजिए कि डेली आधा केजी घी पी जाएंगे तो आपको कम एनर्जी मिलेगा, और 2 किलो घी पिएंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, क्या, आंसर है नहीं। क्योंकि यह बोला जाएगा कि आप घी पचा पाएंगे या नहीं पचा पाएंगे, यही वर्ड आता है। इसे कहते हैं हम लोग डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। मतलब आप घी पी लेंगे तो आपको एनर्जी आए, ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको बहुत वीकनेस हो जाए, बहुत ज़्यादा, और हो सकता है डेथ भी हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ और चीज़ है जिसे हम लोगों को जानना होगा, और वह चीज़ है डाइजेशन। क्या है, डाइजेशन। तो सबसे पहला समझ लीजिए कि भोजन के रूप में जो आप ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट ले रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में ले रहे हैं। मान लीजिए कि आप बड़े मॉलिक्यूल के रूप में ले रहे हैं, तो हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है और उससे एनर्जी भी नहीं निकाल सकता है। तो वह कौन सा फॉर्म है जिससे कि आप एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं अपने बॉडी में, तो वह है सिंपलर फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, सिंपलर फॉर्म। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, तो जब तक ये सिंपलर फॉर्म में नहीं टूटेगा हमारा बॉडी एनर्जी नहीं ले सकता है। प्रोटीन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो जब तक आप उसे सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे, जैसे कि अमीनो एसिड में आप जब तक उसे नहीं तोड़ेंगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से फैट्स जो आप खा रहे हैं, जब तक आप उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में ना तोड़ा जाए आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो आप अब समझ गए कि भोजन के रूप में जो हम लोग बड़े मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उसको हम लोग को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होगा, और इसे ही हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को किस रूप में तोड़ना है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। यही प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन। और ये किसके द्वारा संभव है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। जैसे कि आप भोजन के रूप में किसे लेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेंगे, यहाँ मुंह से क्या ग्रहण करेंगे, कॉम्प्लेक्स, तो वह डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आगे बढ़ेगा और अलग अलग जगह इसका डाइजेशन होगा, और फिर किस चीज में बदल जाएगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और किसके मदद से हो रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के मदद से हो रहा है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो पदार्थ है वो किस रूप में बदलते हैं। तो सबसे पहला यही प्रश्न है, प्रश्न लिख लीजिए आप। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स या in which form carbohydrates, proteins and fats are changed after digestion? In which form carbohydrate, protein and fats are changed after digestion?
तो देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बदल जाएगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बदल जाएगा सिंपल शुगर में, ये बोल सकते हैं। प्रोटीन्स बदलता है अमीनो एसिड में, प्रोटीन्स किस में बदलता है, अमीनो एसिड में, और फैट किस में बदलते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट किस में बदलते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो मुख्य रूप से आपको यही पढ़ना रहता है। ये चार्ट आपने याद कर लिया तो आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को किस में बदल दिया, सिंपल शुगर में, प्रोटीन्स को किस में बदल दिया, अमीनो एसिड में, और फैट्स को किस में बदल दिया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो क्या यह जो प्रक्रिया वो एक स्टेप में होता है, तो आंसर है नहीं। तो प्रत्येक चीज का डाइजेशन अलग अलग स्टेप्स में होता है और अलग अलग जगह पे होता है। तो अब हम उसको सीखते हैं कि कैसे डाइजेशन होता है। तो यहाँ इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि डाइजेशन 3 जगह होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ गए हैं, डाइजेशन। तो सबसे पहला हो गया आपका माउथ, सबसे पहला हो गया माउथ, फिर आपका हो गया स्टमक, फिर आपका हो गया स्टमक, और तीसरा हो गया इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 जगह डाइजेशन होगा। सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होगा, माउथ में, फिर कहाँ होगा, स्टमक में, और फिर कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में। 3 जगह डाइजेशन होगा और 3 चीज को आपको डाइजेस्ट करना है। यही आपका मेन बेस है, यही आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। आपको डाइजेशन किसका करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का। और इन तीनों चीजों का डाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो पहले मैं 2 मिनट में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आखिर डाइजेशन किस चीज का कहाँ पे होता है। तो जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में होता है, कुछ डाइजेशन कहाँ होगा, माउथ में, लेकिन इसका स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता है, और फिर इसका लास्ट में डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। आपने समझ लिया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है, स्टमक में इसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, और लास्ट डाइजेशन कहाँ होता है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोटीन की ओर। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में बिल्कुल भी नहीं होता है, और प्रोटीन का मुख्य रूप से डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। जबकि फैट का मुख्य रूप से डाइजेशन होता है आपका इंटेस्टाइन में। फैट का डाइजेशन माउथ में भी नहीं होता है और स्टमक में भी नहीं होता है। मेन डाइजेशन इसका होता है इंटेस्टाइन में। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब आप माउथ के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, तो माउथ के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, तो कौन कौन से भोजन को आप ग्रहण करते हैं, आपको पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो तीनों चीजों का पाचन अलग अलग जगह होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते जाते हैं। अब आपको बातें समझाना बहुत ही आसान होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउथ में डाइजेशन। अब एक एक हम लोग स्टेप वाइज डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे पाचन होता है। ऐसे तो रफ मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो ये देखिए, अब हम लोग आ गए अपने एनसीईआरटी पे। अब एनसीईआरटी समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. अब यहाँ 2 बातें मैं बस बताने वाला हूँ, उसके बाद एकदम हम लोग एनसीईआरटी पर ही चलेंगे। Only 2 things। चलिए अब लोग शुरू करते हैं। अब 2 बात। अब फूड के डाइजेशन में आपको 2 चीज ध्यान देना है। पहला चीज कि फूड का फिजिकली क्रश किया जाएगा। फूड को क्या किया जाएगा, फिजिकली क्रश, लेकिन इसे हम डाइजेशन नहीं कहते हैं। तो फूड को, जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, इसको केमिकली जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, केमिकली हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसका केमिकल क्या हो गया है, यदि हम चेंज कर देंगे तभी इसे हम लोग डाइजेशन कह रहे हैं। ये आपको बहुत बड़ा चीज मैं बता रहा हूँ। तो यदि फूड को, यदि कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ क्रश कर दिया जाए, सिर्फ क्रश किया जाए, एकदम पतला महीन बना दिया जाए, तो क्या उसे डाइजेशन कहेंगे, तो आंसर है नहीं। जब तक कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में नहीं बदला जाएगा उसका डाइजेशन नहीं कहा जाएगा। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दोनों प्रकार से कार्य करता है। तो पहला चीज हो गया कि क्रशिंग करेगा, भोजन के टुकड़ों को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। जैसे कि माउथ है, उसमें दांत है, तो वो क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे। और स्टमक है, वहां भी क्रश होगा। लेकिन ये डाइजेशन नहीं है, इससे उसका केमिकल परिवर्तन उसमें नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि वो केमिकली चेंज हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, कार्बोहाइड्रेट यहाँ कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करेंगे तो ये ज्यादा सही होगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आप समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में हमें बदलना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट चीज, तो ये कैसे बदलता है, तो ये एंजाइम्स की मदद से,
एंजाइम्स की मदद से बनता है। तो जो हमारे बॉडी में डाइजेशन है वो किसके द्वारा अचीव किए जाते हैं? एंजाइम्स के द्वारा अचीव किए जाते हैं। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक केमिकल है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसे हम लोग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या है? एक केमिकल है जो कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है तो उससे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट बदलने में मदद करता है। तो यह एक केमिकल हो गया जो कि क्या करेगा? ये सारे केमिकल रिएक्शंस को अचीव कराएगा और डाइजेशन को हमारे बॉडी में कराएगा। तो आप समझ गए कि डाइजेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो सिर्फ क्रश करने से कभी भी डाइजेशन नहीं होगा। जब तक एंजाइम नहीं होंगे तब तक कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो बॉडी में एंजाइम्स आएंगे कहाँ से? तो वही मैंने ग्लैंड्स का नाम आपको बताया था, आपको याद होगा। ग्लैंड्स का नाम आपको मैंने बताया था कि बॉडी में अलग अलग जगह ग्लैंड्स लगे हैं। 5 ग्लैंड का नाम मैंने बताया था। पहला आ गया था आपका सलाइवरी ग्लैंड, फिर दूसरा आ गया था गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर तीसरा आ गया था आपका लीवर, और चौथा है पैनक्रियास, और फिर पांचवा आपका है इंटेस्टाइन। तो यही वे ग्लैंड्स हैं जहां से क्या निकलेगा? एंजाइम। एंजाइम मतलब केमिकल। तो आपको ये एंजाइम है, इनके नाम भी याद करने हैं। इतना आसान नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना। इन सारे एंजाइम्स का आपको नाम भी याद करने होंगे और उन कैसे वो डाइजेशन में मदद करते हैं वो सारी बातें भी आपको जाननी होगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक और वीडियो कर रहे हैं, उसी में इसको कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। तो आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये एंजाइम्स अलग अलग जगह भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो